सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। CGBSE अर्थात छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 11 ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता प्रश्नावली 11.1। आज के हम इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ संपूर्ण हल करने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। इसका नाम है BK मैथ्स एजुकेशन। जैसा कि मैं बता चुका हूं, प्रश्नावली 11.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। साथ ही साथ दो अति महत्वपूर्ण प्रमेय, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय जिसको थेल्स प्रमेय भी बोलते हैं, और उसका विलोम, ये दोनों प्रमेय भी आपको इसी वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। तो जो भी विद्यार्थी हमारे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं, लिंक उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप जरूर देखिए। साथ साथ जो चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ वीडियो की और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं। चलिए, सबसे पहले जो मैं बात करूंगा स्केल गुणक या समरूपता, हमारा ये टॉपिक है। समरूपता का मतलब होता है कोई चीज यदि कोई भी आकृति हो, वो चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, अगर वो एक जैसे दिखने लगे मतलब वो क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। क्लियर है? जब कोई चीज एक जैसा दिखने लगे तो वो क्या हो जाएगा, समरूप की श्रेणी में आ जाएगा। चाहे वो छोटा रहे चाहे बड़ा रहे। ये देखो, छोटा बड़ा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों हूबहू दिख रहे हैं, ये समरूप है। समझ रहे बात को? तो इसमें जो एक जैसा बढ़ेगा, एक भुजा वैसी ही दूसरा भुजा भी बढ़ेगा, मतलब इसको बोलते हैं अनुपातिक। क्या बोलते हैं? अनुपातिक। मतलब अनुपात में बढ़ेगा वो। इसी अनुपातिक को आधार मानते हुए हम लोग जो पहले प्रश्नावली में लेंगे उसमें एक पढ़ेंगे स्केल गुणक। ठीक है? स्केल गुणक क्या है? जैसे आपने कोई ग्राफ वगैरह बनाया होगा तो आप देखना, आप क्या लिखते हैं, जैसे 1 सेंटीमीटर को मान लेते हैं 10 मीटर के बराबर। मान लो आपको कोई ग्राउंड को चित्र में दर्शाना है तो उतने बड़े ग्राउंड को उठा के आप कॉपी में तो नहीं ला सकते, तो हम वहां पर एक पैमाना बनाते हैं। समझ रहे हो? आपको स्केल का मतलब होता है पैमाना। और बताते हैं कि उस ग्राउंड का जो 10 मीटर है, यहाँ पर उसको हम 1 सेंटीमीटर मान रहे हैं। तो क्या रहेगा मेरे पास, अगर 50 मीटर का है वो ग्राउंड, तो यहाँ पर हम लोग उसे 5 सेंटीमीटर में दर्शा सकते हैं। तो कोई भी वास्तविक चीज को, ठीक है, जो बड़ी रूप में है उसको हम अपनी नोटबुक में छोटे रूप में दर्शाने के लिए उसको एक पैमाना बनाते हैं। वही हमारा स्केल गुणक है। मतलब यहाँ का 1 सेंटीमीटर यहाँ के 10 मीटर के क्या है, बराबर है। ये पैमाना दर्शाते हैं।
तो हमारा स्केल गुणक है। अब उसी पर आधारित हमारा पहला प्रश्नावली है। साथ ही साथ दो महत्वपूर्ण जो आगे के प्रश्नावली के जो प्रमेय हैं वो भी हम करेंगे, क्योंकि एकदम छोटा हो जाता, 10-15 मिनट का ही वीडियो फिर खत्म हो जाता। ठीक है, इसलिए हम उसको अलग से ले रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए जरा, प्रश्नावली 10.1 क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि एक खेत के नक्शे को, ठीक है, 1 सेंटीमीटर अनुपात 10 मीटर स्केल किया गया। मतलब जो हमारा नक्शा में 1 सेंटीमीटर है, वही वास्तविक में खेत का मतलब 10 मीटर के बराबर है। नक्शे में खेत का माप 3x4 सेंटीमीटर है। ठीक है, खेत का वास्तविक क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। अब देखो, ये हमारा नक्शा है। ठीक, ये इसको चलिए लिखता हूं मैं, और ये है मेरा वास्तविक खेत। और ये मेरा नक्शा है केवल। ठीक है, और जो नक्शे में 3 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर का माप है, नक्शे में खेत का माप, ये 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। 3x4 बोलने का मतलब है लंबाई चौड़ाई इसकी 3-4 की है बोल रहा है। ठीक, समझ में आ गया बात? बिल्कुल। अब हमारे पास पैमाना जो है वो दिया हुआ है। पैमाना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर अनुपात 10 मीटर। तो यहां पर मेरी लंबाई 4 मैं मान लेता हूं। लंबाई का मतलब 4 सेंटीमीटर है नक्शे में। ठीक है, तो इसको अगर मैं x मीटर मान लूं, तो इसको इसके हिसाब से जब देखूंगा, यहाँ 1 सेंटीमीटर 10 मीटर के बराबर है, तो 4 सेंटीमीटर मेरा यहाँ 40 मीटर के बराबर होगा। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। उसी प्रकार जो मेरा चौड़ाई है वो यहाँ पर नक्शे में 3 सेंटीमीटर है, अर्थात वास्तविकता में वो मेरा कितना हो जाएगा? 30 मीटर। मतलब जो वास्तविक खेत है, ये जो लंबाई है 40 मीटर और ये जो चौड़ाई है 30 मीटर। अब इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है बोल रहा है। क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है? ठीक है, खेत का वास्तविक क्षेत्रफल बराबर में आ गया लंबाई गुणे चौड़ाई, जो कि मेरा आएगा 30x40 और ये वर्ग मीटर, और ये आ गया मेरा 1200 वर्ग मीटर। मतलब नक्शे में जो 3x4 का था, वास्तविक में खेत मेरा 1200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है। क्लियर हो गया? ठीक। अब कई लोग यहाँ पे गलती क्या करेंगे मैं आपको समझाता हूँ। पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, 3x4 12,
और उसको 10 गुना कर लेंगे। यहीं पे फिर गलती हो जाती है भाई, क्षेत्रफल और लंबाई अलग चीज है, दोनों में 10-10 गुना बढ़ेगा, मतलब 100 गुना बढ़ेगा, और कई लोग इसे 10 गुना करके ये हो जाएंगे। समझ में आ गया? ठीक, यहीं से संकट और समस्या क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। बात समझ में आ गया? चलिए मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न के लिए। ये देखो क्या लिखा है, आपके पास 3600 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल की एक वर्गाकार पेंटिंग है। स्केल गुणक 0.1 लेते हुए पेंटिंग को स्केल करें और स्केलिंग करने के बाद भुजा के माप ज्ञात कीजिए। चलो भैया देख लो थोड़ा सा, यहां पर जो मेरा है वर्ग है, वर्ग मतलब जानते हैं आप, लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर रहेगी, लंबाई चौड़ाई बराबर रहेगी, क्योंकि यहाँ पर लिखा है वर्गाकार पेंटिंग। ठीक है, चलिए मैं लिख देता हूं यहाँ पर वर्गाकार पेंटिंग। अर्थात जितनी इसकी लंबाई है उतनी इसकी चौड़ाई है, और इसका क्षेत्रफल बराबर में दे दिया है 3600। अर्थात ये भुजा और ये भी भुजा, मतलब क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणित भुजा। क्षेत्रफल दे दिया हमको 3600, और ये आ गया भुजा का वर्ग। जब पक्षांतर होता है तब हमको वर्गमूल प्राप्त होता है, और ये 3600 और ये आ गया मेरा 60 सेंटीमीटर, मतलब एक भुजा आपकी 60 सेंटीमीटर। अब स्केल गुणक 0.1 लेना है। चलिए स्केल गुणक बराबर 0.1, इसमें मीटर सेंटीमीटर नहीं रहता, केवल मान रहेगा। ठीक है, स्केलिंग, अब ये वास्तविक चीज है, अब इसको मैं क्या करना चाहता हूं, स्केलिंग करने के बाद भुजा की माप, मतलब इसको अगर इतना लंबा चौड़ा है 60 सेंटीमीटर, तो लेकिन हमारे पास उतना नोटबुक 60 सेंटीमीटर का मिले है क्या? नहीं, हम इसको चित्र बनाएंगे जब अपनी नोटबुक में या कहीं भी, तो स्केलिंग कितने का करेंगे, 0.1, मतलब उसी को चित्र में बनाएंगे। तो एक परफेक्ट बनाने के लिए जो 60 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, मैं नक्शे में माप, ठीक है, उसका नक्शा बनाएंगे या ये चित्र बनाएंगे, चित्र या नक्शे में, है ना, माप बराबर जितना सेंटीमीटर है भुजा वास्तव में, तो 0.1 से गुणा करेंगे, तो ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। मतलब हम अपनी कॉपी या नोटबुक में 6 सेंटीमीटर बनाएंगे, तो जो उसकी वास्तविक पेंटिंग है जो 60 सेंटीमीटर है, वो आपको वैसी ही प्रदर्शित होने लगेगी। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले के लिए, और अगला देख लीजिए हमारा। अगला है, किसी शहर के नक्शे में रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट अर्थात हवाई अड्डा की
दूरी 3 सेंटीमीटर है। कोई नक्शा बना है, उस नक्शे में ये बताया गया है कि जो रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट की जो दूरी है उसको 3 सेंटीमीटर बताया गया है। यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन। नक्शे में रेलवे स्टेशन से हवाई अड्डा की जो दूरी है वो मापी गई है 3 सेंटीमीटर। यदि नक्शे का पैमाना अर्थात स्केल गुणक नक्शे का जो पैमाना है इसी को हम स्केल गुणक कहते हैं। स्केल का मतलब पैमाना ही होता है। तो सेंटीमीटर अनुपात 7 किलोमीटर, सेंटीमीटर नहीं है। मतलब ये बताना चाह रहा है नक्शा में जिसको 2 सेंटीमीटर मानोगे वो वास्तव में कितना रहेगा, 7 किलोमीटर रहेगा। और हमारा रेलवे स्टेशन से हवाई अड्डा के लिए जो नक्शा में दूरी है वो 3 सेंटीमीटर है। यहाँ पर लिख देता हूं मैं नक्शा और यहाँ पर लिखता हूं मैं वास्तविक। नक्शा में 2 सेंटीमीटर लेकिन वास्तव में 7 किलोमीटर। हमारा जो नक्शा में हवाई अड्डा से रेलवे स्टेशन या रेलवे स्टेशन से जो हवाई अड्डा की वास्तविक दूरी है, सॉरी नक्शे में जो दूरी है वो है 3 सेंटीमीटर। तो वास्तविक में मैं मान लेता हूं x किलोमीटर। अर्थात इन दोनों का अनुपात क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो लिखेंगे 2 अनुपात 7 बराबर 3 अनुपात x। सबसे अंतिम गुणा होता है, अनुपात पढ़ा दिया हूं मैं। तो x बीच वाला बीच वाले के साथ गुणा होगा और ये आ जाएगा x बराबर 21/2 अर्थात 10.5। तो x का मान आ जाएगा 10.5 किलोमीटर। तो जो हमारा स्केल में 3 सेंटीमीटर रेलवे स्टेशन से हवाई अड्डा की जो दूरी है वो वास्तव में देखोगे तो 10.5 किलोमीटर की दूरी आपको दिखेगी। ठीक है, नक्शे के अनुसार। नक्शे में 3 सेंटीमीटर और वास्तविक दूरी जो है वो किलोमीटर में देखोगे तो 10.5। ठीक है, मतलब उनका अनुपात क्या रहेगा, बराबर रहेगा। मतलब ये समरूपता का इशारा चल रहा है कि देखो भैया अनुपात तो हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। इसका मतलब मैं थोड़ा सा हिंट करना चाहूंगा, 2/7 है वही 3/10.5। मतलब दोनों का अनुपात क्या दिखना चाहिए, बराबर दिखना चाहिए। मतलब एक जैसा बढ़ेगा उसी अनुपात में दूसरा भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये अनुपातिक की ओर इशारा है, जैसा कि मैंने बेसिक में बता दिया। मतलब अनुपात में चलेगा, अगर ये 2 ये 3 ये 4 तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक है। जैसा ये दुगना बढ़ रहा है वैसे ये भी दुगना बढ़ेगा। ठीक है, अगर इसको अपन ले लेंगे 6 सॉरी 5 ले लेंगे या 4 ले लेंगे, ये निश्चित रूप से अगला वाला क्या बन जाएगा, 8 बनेगा। मतलब ये जिस हिसाब से बढ़ रहा है एक बढ़ेगा, उसी हिसाब से दूसरा और तीसरा भी क्या होगा,
निश्चित अनुपात में बढ़ेगा और यही हमारी समरूपता की ओर इशारा चल रहा है। क्लियर हो गया बात? तो जैसा कि मैं बताया था, इसमें और भी हमारे पास है, परंतु अब जो उसको करेंगे हम, समझ रहे हैं बात को? चलिए, उसमें क्या है हमारा अलग से, वो अब और टाइम ले लेगा, इसलिए जो हमारे जो मैं दिखा देता हूं एक बार एक नजर कि आगे क्या होने वाला है। तो ये जो थेल्स थ्योरम है, जो कि एक अति महत्वपूर्ण थ्योरम है ना, इसका मैं इशारा दे रहा हूं यहां से। ये देखो, बेहतरीन तरीके से इसको सजो के रखा गया है और ये दोनों थ्योरम, प्रमेय 1 और प्रमेय 2, हमारा यहाँ पर हम इसको करेंगे और इसको अगले वाले वीडियो में लेकर आएंगे। बहुत ही शानदार और एकदम इम्पोर्टेंट थ्योरम है, परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण। चलिए फिर दीजिए इजाजत और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जो विद्यार्थी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरे एक एक वीडियो, एक एक क्वेश्चनों का बेसिक कॉन्सेप्ट साथ लगातार आने वाले हैं। जो विद्यार्थी हमारा पिछले वाले अध्याय का वीडियो नहीं देख पाए हैं, उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा इसे लोगों में शेयर कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को मेरा धन्यवाद एवं नमस्कार।